Hello student, all of you are welcome to our YouTube channel गोपाल JCERT क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 7 इतिहास हमारी विरासत का पार्ट 2 जिसका नाम है नए राजा और राज्य, जिसका सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहेंगे और मैं लाता हूं आप लोगों के लिए सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। हमारी विरासत इतिहास पार्ट 2 जिस पार्ट का नाम है नए राजा और राज्य, तो उसका सबसे पहले देखते हैं। एक नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान है जहाँ पर सही शब्द लिखकर इसकी पूर्ति करना है। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर में वर्ड लिख दिया हूँ, आप लोग इसे लिख सकते हैं। एक नंबर है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक डैश था, तो डैश में होगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। 2 नंबर पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 3 नंबर चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। 4 नंबर राजा महेंद्रपाल के शिलालेख झारखंड के चतरा जिले से प्राप्त हुई है। 5 नंबर है चोल काल में मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। तो 1 नंबर का रिक्त स्थान इस तरह पूरा हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर प्रश्न है कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। तो इसका उत्तर है ये राजवंश दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल तथा मध्य व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। ये तीनों कन्नौज राज्यों के ऊपर शासन करने के लिए परस्पर लड़ते रहे। इस टकराव को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की। तो 2 नंबर का उत्तर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक भागलपुर प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। धर्मपाल ने 1783 से 820 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के बाद इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। 3 नंबर का उत्तर होगा राष्ट्रकूट चालुक्यों के समांतर थे, परंतु उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली। इस प्रकार वे शक्तिशाली बने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है सामंत किसे कहा जाता था। तो 4 नंबर का उत्तर है राजा, बड़े जमींदार व कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान कर देते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। 5 नंबर का प्रश्न है चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता थी। तो 5 नंबर का उत्तर होगा चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वारियम कहा जाता था। यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये है ऊर सभा व नगरम। और गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों अग्रहार की सभा होती थी। उसके बाद आइए चर्चा करें। में 1 नंबर का प्रश्न है चोल साम्राज्य में मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। तो 1 नंबर का उत्तर है इस काल में द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। चोल मंदिरों में विस्तृत प्रांगण, विशाल विमान तथा ऊंचे एवं अलंकृत गोपुरम देखने को मिलते हैं।
राजराज ने राजेश्वर का यह बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया। यह मंदिर करीब 192 फीट ऊंचा है। यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, पाल वंश बंगाल बिहार तक ही क्यों सीमित रह गए? पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश का विस्तार वर्तमान बिहार और बंगाल तथा धर्मपाल के पुत्र धर्मपाल ने पाल वंश का विस्तार असम, ओडिशा व नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक किया। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। इस प्रकार पाल वंश बंगाल बिहार तक ही सीमित रखे थे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।